हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से इमरजेंसी प्रोविजंस आपातकालीन उपबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ पे कौन कौन से इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, क्यों हैं, संविधान में ये कहां से कहां तक दे रखा है, ये सभी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ 3 टाइप की इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक हमारे संविधान की भाग 18 में इमरजेंसी के बारे में बता रखा है, आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। 3 तरह की इमरजेंसी कौन कौन सी लगती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपातकालीन उपबंध, इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है जिसमें पूरे के पूरे देश में या देश के किसी भाग में इमरजेंसी लगती है, ये लगता है 352 के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। राष्ट्रीय आपातकाल 352। फिर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, मतलब कि राज्यों की सरकार से वहां का प्रशासन ठीक से नहीं संभाल रहा है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगता है, मतलब कि पूरा का पूरा शासन किसके हाथों में आ जाता है, राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। और राष्ट्रपति अपने किसी पर्सन से, मतलब कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनसे यहाँ का काम चलाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये लगता है 356 के अंतर्गत। उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये लगती है 360 के अंतर्गत। ठीक है, तो 3 तरह की इमरजेंसी होती है। राष्ट्रीय आपातकाल, अच्छा इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, और इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। जो सेकंड टाइप है ना, उसी को राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। पहले तो राष्ट्रपति शासन नहीं बोलते, यहाँ पे राष्ट्रपति के हाथों में नहीं आ रहा है सारा काम, यहाँ पे राष्ट्रपति के हाथों में आ रहा है जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे यहाँ पहला टाइप का है राष्ट्रीय आपातकाल, ये अभी तक 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब कब? 1962 में लगा था पहली बार, भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हुआ था तब। उसके बाद 10 साल बाद लगा 1972 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तब। और फिर लगा 1975 में, 3 साल बाद आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी के टाइम पर। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, बाद में इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया, क्योंकि पहले जब यह आंतरिक अशांति का नाम था तो अब समझ नहीं आता कि आंतरिक अशांति का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसी वर्ड को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया। ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। 3 तरह की इमरजेंसी हमारे पास 3 बार लगी है हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल। और अगर हम बात करें ये वाला राष्ट्रपति शासन, ये कितनी बार लगा है? तो ये तो कई बार लग चुका है। ठीक है, किसी भी राज्य में कभी भी लग जाता है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, एक भी बार हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। ठीक है, अब एक एक करके तीनों को बढ़ते हैं। पहले तो संविधान में आपात उपबंध कब लिए गए थे और कहां से लिए गए थे? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिए गए थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उससे लिए गए थे। हमने इसको जर्मनी के संविधान से लिया था, जर्मनी के संविधान से लिया था। ठीक है, कहां से कहां तक है? संविधान के भाग 18 में है, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। ठीक है, 352 से 360 तक संविधान के भाग 18 में किसके बारे में बताया गया है? आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जो कि हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। ये जो प्रावधान है वो केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना इसका मेन उद्देश्य था। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे अगर सामान्य स्थिति है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्थिति असामान्य हुई, अनकंट्रोल हो जाती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? इमरजेंसी लगा देते हैं। ठीक है, अब किस तरह से अनकंट्रोल हो जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है? तो किसी भी राज्य में मान लीजिए वहां की जनता भड़क जाती है, ठीक है, दंगे होने लग जाते हैं, है ना, वहां की जो सरकार है उससे काम संभाल नहीं रहा, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। पूरे के पूरे देश में ऐसा हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, शस्त्र विद्रोह करने लग जाए, लोग लड़ने लग जाए, ठीक है, दंगे करने लग जाए, मान ही नहीं रहे, तो फिर पूरे देश में लग सकता है। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब हमारे यहाँ पैसों की प्रॉब्लम आ जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। और दूसरे देश का आक्रमण भी हो सकता है हमारे ऊपर, तो हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसको एकजुट बनाए रखने के लिए, अखंडता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे आपातकालीन उपबंध लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सबसे पहले 352 की। ठीक है, इसकी उद्घोषणा कैसे होती है, किस तरह से 352 के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं? अगर युद्ध हो रहा है, ठीक है, किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, कोई बाहरी आक्रमण हो गया है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है,
आंतरिक अशांति की जगह पर हमने सशस्त्र विद्रोह वर्ड जोड़ा था 1972 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, आंतरिक अशांति की जगह पर हमने सशस्त्र विद्रोह जोड़ा था। क्यों जोड़ा था ये वर्ड इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि आंतरिक अशांति में क्लियर नहीं हो रहा है। आंतरिक अशांति तो हम उसको भी बोल सकते हैं ना, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है उसको भी आंतरिक अशांति बोल दी। अब वहां पे कोई वायलेंस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर वहां पे वायलेंस नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट बोलते कि नहीं इसको हम हटाने के लिए आंतरिक अशांति हो गई तो हम इमरजेंसी लगा देते हैं, तो इसमें तो गवर्नमेंट लोगों का हनन कर रही है, वो अपनी बात ही नहीं बोल सकते। अगर वहां पे आंदोलन होने लग जाए, दंगे फसाद होने लग जाए, लड़ने लग जाए लोग, तो आंतरिक अशांति होगी ना। अब वो आंतरिक अशांति से तो डेफिनेशन क्लियर ही नहीं हो रही, इसीलिए उसको सशस्त्र विद्रोह नाम देते हैं। ठीक है, तो कोई युद्ध हो रहा है, बाहरी आक्रमण हो रहा है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, उसके कारण पूरे के पूरे भारत में या इसके किसी भी हिस्से में सुरक्षा का खतरा हो रहा है, तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं 352 के। ठीक है, पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में लगाया जा सकता है राष्ट्रीय। ठीक है, कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति लगाते हैं। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह पे आंतरिक अशांति का वर्ड था, जिसको हमने 1972 में बदल दिया। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं जब आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाई जाती है। इसमें आपने क्या बोला? युद्ध और बाहरी आक्रमण की तरह से लगाई जा सकती है और आंतरिक की मतलब सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगाई जाती है। तो युद्ध और बाहरी आक्रमण की वजह से जब लगाते हैं तो उसको बाह्य आपातकाल बोला जाता है। ठीक है, बाहरी आक्रमण की वजह से, युद्ध की वजह से लगा रहे हैं तो बाह्य आपातकाल बोला जाएगा। अगर सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगा रहा है, मतलब कि आंतरिक अशांति की वजह से लगा रहा है, तो उसको आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, मतलब कि अंदर की कोई प्रॉब्लम है देश के अंदर या देश के बाहर की कोई प्रॉब्लम है तो बाह्य आपातकाल, अंदर की प्रॉब्लम है तो आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश और इसके किसी एक हिस्से पर लागू की जा सकती है। पूरे देश पर भी लगाई जा सकती है और देश के किसी हिस्से पर भी लगाई जा सकती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमने आपातकाल लगा दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है। ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि ऐसा है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल तो लगा दिया, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति ने लागू कर दिया। कितने टाइम के लिए करते हैं, कैसे किया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब ये आपातकाल लगा दिया तो क्या इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दे सकता? तो बिल्कुल दे सकता है। मिनर्वा मिल्स मामला था 1980 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं कि भाई ये गलत लगाया आपने, सही नहीं किया आपने, तो उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं उद्घोषणा किस तरह से होगी। आपने बोला कि राष्ट्रपति लगा देंगे, क्यों लगा देंगे वो पढ़ लिया हमने। अब किस तरह से होगी और कितने ड्यूरेशन के लिए की जाएगी, तो देखिए 352 के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से उसको प्रस्ताव न भेजे। मतलब कि जब हमारा मंत्रिमंडल है वो लिखित रूप से रिटर्न में ये ना बोले कि आप आपातकाल की घोषणा करो, तब तक आप नहीं कर सकते, तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता। ठीक है, अब इन्होंने रिटर्न में नोटिस दे दिया, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दी। ठीक है, ये जो था ये कब जोड़ा गया था? ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले आपको पता है 1975 में क्या किया था? इंदिरा गांधी ने आपकी बंदूक रख के राष्ट्रपति से क्या कराया था? साइन कराया था कि आप आपातकाल लगाओ। ठीक है, और इसी वजह से बाद में इसको संशोधन करके चेंज कर दिया गया। बोला गया कि मंत्रिमंडल जब तक लिखित रूप में प्रस्ताव न भेजे तब तक राष्ट्रपति नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। अब एक बार राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है, हो गई, इस तरह से हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। घोषणा करने के बाद ये कब तक चलेगा? 1 मंथ तक चलेगा। ठीक है, 1 मंथ के अंदर संसद से अप्रूव कराना होता है। संसद से किस तरह से अप्रूव कराएंगे? संसद के टोटल सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो टोटल सदस्य हैं उनका बहुमत मिलना चाहिए, मतलब 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए दोनों सदन में। ठीक है, और जो उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं उनका मेजोरिटी चाहिए। कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए आपको, और जितने भी लोग मतदान कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तभी वो विधेयक। ठीक है, टोटल है उसका बहुमत और जो उपस्थित है मतदान दे रहे हैं उनका 2/3 मेजोरिटी, मतलब 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सिंपल से। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद मेजोरिटी से पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा ने इसको पास कर दिया। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, तो कितने मंथ के लिए हो गया? 6 मंथ के लिए बन जाएगा ये। ठीक है, अब 6 मंथ के लिए हो गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है।
1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहती है, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर यह 6 महीने तक बनी रहती है। तो राष्ट्रपति ने बना दिया तो 1 महीने के लिए लग गया, 1 महीने तक के अंदर अंदर संसद उस पे साइन करेगी, उसको अप्रूव करेगी, मतलब पास करेगी 2/3 मेजॉरिटी से। तो फिर कितने के लिए हो जाएगा? 6 मंथ के लिए लग जाएगा। 6 मंथ के लिए लग गया। अब वापस भी कर सकती है क्या? तो बिल्कुल कर सकती है। इस तरह से आप बढ़ा सकते हो अनंत काल के लिए, ठीक है, मतलब कि कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। ओके, ठीक है, हमने क्या बोला? कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नेक्स्ट में कंपेयर करेंगे फिर उसके बाद हम बात करते हैं उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी। अब खत्म कैसे होगी? तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। एक बार इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, अब दूसरी बार ये बोलते कि अब इमरजेंसी खत्म कर रहे हैं, ठीक ठाक कंडीशन हो गई तो वापस खत्म कर सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसे उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, जरूरी नहीं है कि संसद उसके लिए अप्रूव करे तभी करना है, ठीक है। तो ये जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो राष्ट्रपति खुद उसको खत्म कर सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होता है। यहाँ पे ये तो ठीक है, राष्ट्रपति खुद समाप्त कर देंगे। अब मान लीजिए कि संसद बोल रही है कि खत्म कर दो, राष्ट्रपति कर नहीं रहे हैं, तो अगर संसद जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रस्ताव को लोकसभा अगर खत्म कर देती है, एक बार आपने लगाया 1 मंथ के लिए हो गया, आपने अनुमोदन कराया 6 मंथ के लिए और लग गया, अब 6 मंथ बाद, ठीक है, लोकसभा बोल दे कि अब नहीं, अब खत्म करो उसको, ठीक है, अगर निरस्त कर दे तो फिर राष्ट्रपति को खत्म करना पड़ता है। अगर यही बोल दे खत्म करो तो भी खत्म करना पड़ेगा। 6 कितनी बार चला ले, फिर बोल देगी लोकसभा कि आपको खत्म करना है तो फिर इसको खत्म करना पड़ता है। मतलब कि इसको राष्ट्रपति खुद खत्म कर सकते हैं, संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं है। और संसदीय अनुमोदन अगर मिल गया है, लोकसभा अगर बोल रही है तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चला नहीं सकते, इसको तो खत्म ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। किस तरह से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है? अभी हमने पूरा देश में पढ़ा, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात की, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की। एक और चीज बताते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जब हमारे देश में लगता है तो 1 मंथ के अंदर आपको अप्रूव कराना है, 6 मंथ तक चल जाएगा, फिर 6 मंथ करके आप कितने भी टाइम के लिए करा सकते हो, ठीक है। ओके, दूसरी चीज ये है इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इससे काफी सारे फर्क पड़ते हैं। एक तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उन पर फर्क पड़ता है, ठीक है, सिर्फ इसी से पड़ता है। और दूसरा हमारा फर्क पड़ता है हमारी संसद से, लोकसभा पर, ठीक है, लोकसभा पे संसद पे किस तरह से, मतलब बेसिकली आप संसद बोले तो ज्यादा बेटर होगा, लोकसभा राज्यसभा पूरी संसद पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स में हमारे 19 जो आर्टिकल है वो अपने आप खत्म हो जाता है। कैसे? अपने आप खत्म, जैसे आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी उसी टाइम पे आर्टिकल 19 खत्म हो गया, ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। इसके अलावा 20 और 21 जो है वो आपके इस टाइम पर भी चलते रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खत्म नहीं होंगे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी। और बाकी के जो भी है ना, आपके बाकी जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं वो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा करेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 19 उसी टाइम खत्म हो जाएगा, 19 जो है वो उसी टाइम खत्म हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 19 ABC जो 19 के सारे थे वो उसी टाइम खत्म हो जाएंगे, 20-21 खत्म नहीं होंगे, बाकी सब राष्ट्रपति खत्म कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब संसद पे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, जब हमारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां की जो राज्य की सीएम है और जो कैबिनेट है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, वो किसके हाथों में चला जाता है? राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। किसके हाथों में चला जाता है? राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के थ्रू वहां पे शासन कराते हैं। पर क्या देश में इमरजेंसी लगती है तो संसद मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा खत्म हो जाती है क्या? ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है, उस टाइम पे लोकसभा राज्यसभा खत्म नहीं होती, उस टाइम पे ये चलती रहती है, ठीक है, क्लियर है। और बढ़ा दिया जाता है लोकसभा का ड्यूरेशन जो वो 1 ईयर के लिए बढ़ाया जाता है। कितने के लिए? 1 ईयर के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन की। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 356 के अंतर्गत लगता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। अब कब लगेगा? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, राज्यों में ठीक से काम नहीं हो रहा है, अब राज्य जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसे संविधान में लिखा गया है, राज्य अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं या वहां पे संभाल नहीं पा रहे हैं, लोगों में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उस पर फिर जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है, 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस तरह से होगी? भारत के राष्ट्रपति को जब ये लगता है कि उस राज्य में किसी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो लगा सकते हैं। उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर भारत के राष्ट्रपति उस राज्य में, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। मतलब कि राज्यपाल बोले राष्ट्रपति से तो लगा सकते हैं और राष्ट्रपति को खुद लगता है तो लगा सकते हैं।
राष्ट्रपति को लगता है मतलब जनरली संसद को हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति वो काम करते हैं जो संसद बोलती है। तो अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तरीके से वो नहीं चल रहा है, ठीक से वहां पे काम नहीं चल रहा है, कंट्रोल में नहीं है कंडीशंस, तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। या फिर उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से आके बोले कि देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा बढ़ गई हैं, अब आप यहाँ पे आप कंट्रोल कीजिए, मतलब कि राज्यपाल राष्ट्रपति को बोल रहे हैं वहां पे चीजें खराब हो गई है तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और वहां पे पूरा का पूरा काम राज्यपाल के हाथों में आ जाएगा। इसको भी चेक किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसको चेक कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस पे गलत और सही भी बता सकता है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जब हमने देखा था राज्यों और जो आपका केंद्र है उसके संबंधों के बारे में, तो आप राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो लगा सकते हैं, लेकिन जो लगाया है वो वैलिड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन, किस तरह से राष्ट्रपति शासन लगेगा? उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका साधारण बहुमत से बिल पास होता है, ठीक है, और 2 माह के अंदर अंदर इसको पास कराना होता है, ठीक है, नहीं तो ये खुद ही समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या फिर, तो इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले तो ये चीज कि आपने पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी, वो 1 मंथ के अंदर अंदर करानी है आपको, स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से आपको पास करानी है, और फिर पास करा लिया तो 6 मंथ के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है, 6 मंथ के लिए ऐसे कितने भी टाइम तक करा सकते हो। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो वो 2 मंथ के अंदर अंदर कराना होता है। ये भी पहले 2 ही मंथ था, बाद में इसको 1 मंथ कर दिया गया काम करके, ठीक है। इसको कितने टाइम के लिए कराएंगे? सबसे पहले 2 मंथ के अंदर अंदर अप्रूव कराना है, किससे? संसद से कराना है। कैसे? स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा, ठीक है। जितने भी लोग उपस्थित है उसके 50% से ज्यादा लोग अगर उसके लिए अप्रूव कर रहे हैं तो लग जाएगा। और इस तरह से ये भी 6 मंथ के लिए लगता है, फिर इसको भी बढ़ाया जा सकता है। कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 इयर्स के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ये कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है? कितने भी टाइम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैक्सिमम कितने टाइम के लिए बढ़ेगा? 3 साल के लिए बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन आप कुछ टाइम पे लगा रहे हो जब हमारी लोकसभा ही नहीं है, लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है, लोकसभा विघटित हो गई, उस टाइम पे लगा रहे हो, या फिर लोकसभा का विघटन जिस दिन आपने लगाया है उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर हो गया, ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा मतलब इसको अप्रूव नहीं कर पाई और उससे पहले उसका विघटन हो गया और राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, ठीक है, राज्यसभा ने तो कर दिया, लोकसभा नहीं कर पाई, तो क्या होगा? तो क्या ये चलता रहेगा? तो जैसे ही नई लोकसभा बनेगी ना, उसकी पहली बैठक के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा उसको अप्रूव करेगी, नहीं तो फिर 30 दिन के अंदर ही खुद ही खत्म हो जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर या तो लोकसभा अप्रूव कर दे और नहीं करती है तो खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब राज्यों में राष्ट्रपति शासन में आपने क्या क्या पढ़ लिया? पहले तो ये बता रहे हैं हम आपको कि कैसे लगेगा। संसद के दोनों सदन के सामने प्रस्तुत होगा, 50% मेजोरिटी से होगा, 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव होगा। लोकसभा विघटित हो गई, राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, फिर लोकसभा जब दूसरी बनेगी तो 30 दिन के अंदर अंदर वो अनुमोदित करेगी तो ये चलेगा, नहीं तो खुद ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा कितने टाइम तक कर सकते हो? मैक्सिमम 3 इयर्स तक आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की अवधि कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? वही बताया था मैंने अभी। भारत में राष्ट्रपति शासन को जारी करने के लिए जिस दिन आपने राष्ट्रपति शासन लगाया उसके 2 महीने तक आप उसको लगा सकते हैं। और अगर भारतीय संसद के दोनों सदन उसको साधारण बहुमत से पास कर देते हैं तो ये कितने दिन तक चलेगा? 6 महीने तक चलेगा, ठीक है, ठीक है। कब से चलेगा? उद्घोषणा जिस दिन आपने जारी की थी उस दिन से लेकर 6 महीने तक। 2 महीने में किया, फिर आप 6 महीने और लगा लो तो 8 महीने हो गए, टोटल 6 मंथ ही चलेगा, ठीक है। भारतीय संसद को अगर ऐसा लगता है कि इसको और आगे बढ़ाया जाना है तो ये कितने टाइम तक बढ़ा सकती है? 6-6 महीने करके इसको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ा सकती है, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकती। वो कितने टाइम तक बढ़ा सकती है? वो कितने भी टाइम तक बढ़ा सकती है, ठीक है, जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक उसको बढ़ाया जा सकता था, ठीक है। वहां पे इसलिए बढ़ाया जा सकता था क्योंकि संसद के पास टाइम था, काम था। यहाँ पे राज्य में आप लगा रहे हो तो इसमें कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि सेंट्रल में गवर्नमेंट दूसरी है, राज्यों में गवर्नमेंट दूसरी है, वो इसलिए लगा रहे हैं कि भाई ठीक है काम चल रहा है और राज्यों में ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, उनकी अगर आपसी प्रॉब्लम की वजह से भी लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से, है ना। तो यहाँ पे आपने फेडरल रिलेशन पढ़ा था ना, जो राज्य और केंद्र के बीच में, तो वैलिड रीजन भी होना चाहिए, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 352 और 356 नेशनल इमरजेंसी और आप जो प्रेसिडेंट जो आपका लगा रहे हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रेसिडेंट रूल जो होता है 356 को बोलते हैं।
राष्ट्रपति जो है वो लगाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, राष्ट्रपति लगाते हैं। पर 352 वाला जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो तब लगता है जब भारत में अथवा भारत के किसी भी एक भाग में वहां की सुरक्षा, बाह्य आक्रमण हो जाता है, ठीक है, या कोई सशस्त्र विद्रोह होता है, उसका खतरा होता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे लगा देते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ये तब लगाया जाता है जब किसी भी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो लगाया जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, राज्यों की विधायी और प्रशासनिक शक्तियां जो है वो केंद्र के पास हो जाती है। मतलब कि ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है उसमें क्या हो रहा है कि पूरे देश में लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो चल रही है, चल तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरी की पूरी विधायी और प्रशासनिक शक्तियां जो वो केंद्र के पास आ गई, ठीक है। यहाँ पे राज्यों का बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, अब किसके पास आ गए, केंद्र के पास आ गए। जो केंद्र की लोकसभा है ना उसके पास, और राज्यसभा मतलब कि संसद के पास मेनली प्रशासनिक पावर और विधायी शक्तियां आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी इसी तरह से होता है, लेकिन संसद के पास नहीं जाती, यहाँ पे किसके पास जाती है, राष्ट्रपति के पास जाती है। तो राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारी की सारी जो पावर्स है वो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको शासन जो है वो राज्यपाल के थ्रू कराते हैं, ठीक है। तो उसी राज्य का राज्यपाल फिर वो शासन को करता है, ठीक है। राष्ट्रपति का हाथों में जाती है, यहाँ पे संसद के हाथों में जाती है, ठीक है। ओके, संसद राज्यों के विषय में स्वयं कानून को बनाती है। राज्यों के विषय में जो कानून बनाने के होते हैं वो संसद ही बनाती है, इसमें 352 में, ओके। और यहाँ पे जो कानून है वो कौन बनाता है, तो राज्यों के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, या राष्ट्रपति जिसको भी नियुक्त कर रहा है ना उसके पास है, मतलब कि राज्यपाल के पास है। तो राज्यपाल खुद बनाते हैं, ठीक है, ये फिर राष्ट्रपति बनाते हैं। अब बात करते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन। तो इसका टाइम ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, 6 महीने करके आप बढ़ा सकते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम है 3 इयर्स, 6 मंथ करके आप 3 इयर्स तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद नहीं। जिस दिन आपने उद्घोषणा की, भारत की संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, मतलब 2/3 मेजोरिटी से पारित करना होता है। इसको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे 50% से ज्यादा लोग अप्रूव कर रहे हैं तो इसको लगाया जा सकता है राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन है वो, ठीक है। 352 के तहत भारत के सभी राज्यों और केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं। अब पूरे देश में लग रहे हैं, ठीक है, पूरे देश में लग रहे हैं, तो सारे के सारे राज्य और केंद्र सबके ही संबंध परिवर्तित होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे उसी राज्य में लग रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसी के संबंध जो है वो परिवर्तित होंगे। क्या मतलब है, हमने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा था, सेंटर स्टेट रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, राज्य और केंद्र के जो संबंध है, कौन सी सूची पे कौन कानून बना रहेगा, ठीक है, और कौन सी पावर किसके पास होगी। पर अगर हमने बोला राष्ट्रपति शासन लग गया तो उस राज्य की सारी पावर्स केंद्र सरकार के अंतर्गत आ गई, मतलब कि राष्ट्रपति के अंदर आ गई, ठीक है। तो वहां के जो आपके केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है वो परिवर्तित हो गए, उसमें कानून बनाने का हक राष्ट्रपति के पास आ गया। अब अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं 352 में, तो इसमें सारे के सारे राज्यों की पावर्स कम हो गई, और यहाँ पे भी जो सारे के सारे राज्य और केंद्र है उनके बीच में जो संबंध है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब 352 की उद्घोषणा पर 1900 वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आर्टिकल 19 जो है वो मूल अधिकार खुद ही निलंबित हो जाता है, आर्टिकल 19 खुद ही खत्म हो जाएगा और 352 लग रहा है। तो बाकी जो सारे मूल अधिकार हैं वो भारत के राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 20 और 21 ये खत्म नहीं होता, आर्टिकल 20 और 21 ये हमारी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे खत्म नहीं होता, किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे खत्म नहीं होता, 20 और 21 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ऐसे सारे अधिकार होते हैं जो आपके कभी खत्म नहीं होते। 19 खुद ही खत्म हो जाता है, बाकी जितने भी बचे ना 20 और 21 को छोड़कर वो राष्ट्रपति उसको निलंबित कर सकते हैं। इसमें क्या, इसमें मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब आपने इन दोनों में डिफरेंस देख लिया। अब बची हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें डिफरेंस देखने की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। जब हमारे यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, वित्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। थोड़ा सा ये अलग है। भारत के संविधान के आर्टिकल 360 में इसके बारे में बताया गया है। वित्तीय आपातकाल को हम तब लगाते हैं जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसकी किसी भी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, मतलब कि फाइनेंशियली वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा लॉस में जा चुके हैं, तो वहां पे वित्तीय आपातकाल लग जाता है, ठीक है। ओके, वित्तीय आपातकाल किस तरह से उद्घोषणा कर सकते हो, इसकी अवधि कितनी होती है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना ही की जा सकती है, 2 महीने के लिए की जाती है। पहली देखी थी हमने 1 मंथ के लिए, दूसरी हमने देखी थी 2 मंथ के लिए, तीसरी हम देख रहे हैं 2 मंथ के लिए, ठीक है, 2 मंथ तक लागू रहती है।
संसद के अनुमोदन के बिना। फिर संसद, अगर संसद 2 महीने से पहले साधारण बहुमत से इसको अप्रूव कर देती है तो ये अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है, जब तक इसे संसद वापस नहीं लेती। मतलब हमने क्या देखा, पहली 1 मंथ के लिए चलाएंगे, 2/3 मेजोरिटी से पास होगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरी 2 मंथ के लिए 2 मंथ के अंदर नॉर्मल मेजोरिटी से पास होगी, तीसरी 2 मंथ के अंदर नॉर्मल मेजोरिटी से पास होगी। ये कब तक लग सकती है, 6 मंथ करके आप बढ़ाते जाओ, ठीक है। 6 मंथ करके बढ़ाया नहीं तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो आप कर सकते हो। ये आप 6 मंथ तक बढ़ा सकते हो, कितना, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए बढ़ा सकते हो। ये वाली आप 6 मंथ तक बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये तब तक चलेगी जब तक संसद इसको खत्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो संसद का साधारण बहुमत से ये हो जाती है अनुमोदित, और उसके बाद अनिश्चित काल तक चलेगी जब तक कि संसद इसको वापस नहीं लेती। मतलब कि इसको 6 मंथ करके बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए बार-बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बताया था हमने, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल के समय लोकसभा भंग हो या वित्तीय आपातकाल लागू होने के 2 महीने के अंदर भंग हो जाती है। मतलब कि या तो लोकसभा उसी टाइम पे नहीं हो और 2 महीने के अंदर हो जाएगी, तो इसको फिर कौन लागू करेगा, तो राज्यसभा लागू कर देगी भाई। लेकिन जब दूसरी लोकसभा आएगी ना, तो 30 दिन के अंदर पहली बैठक से लेकर 30 दिन के अंदर इसको लागू कराना होता है, नहीं तो ये खुद ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो खुद ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, आपने क्या बोला कि सेम तरह की चीजें तीनों, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 1 महीने में अप्रूव कराना है, ये 2 मंथ में, ये 2 मंथ में, ठीक है। 50% मतलब नॉर्मल मेजोरिटी, 50% मतलब 51, मतलब 100 लोग हैं उनमें से 51 लोग वोट दे रहे हैं, तो जितने हैं उससे 1 ज्यादा, मतलब हाफ से 1 ज्यादा, तो नॉर्मल मेजोरिटी होती है, और स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3, ठीक है। तो इस तरह से पास करा दिया। ये 6 मंथ के लिए लग रही है, ये 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के लिए लग रही है, और ये कितने तक भी लग रही है अगर संसद नहीं बोलती है। लोकसभा अप्रूव कर देगी, अगर लोकसभा नहीं है उस टाइम पे लग रही है तो लोकसभा फिर आएगी, 30 दिन के अंदर कराना होगा, इसमें भी सेम 30 दिन के अंदर कराना होगा, इसमें भी, ठीक है। तीनों में 30 दिन के अंदर कराना होगा आपको, नहीं तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। कभी भी हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ कभी भी नहीं लगा, ठीक है, ओके। और राष्ट्रपति शासन वो तो कभी भी लगता रहता है, और राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहाँ 3 बार लगा है, ठीक है। तीनों में डिफरेंस आराम से क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। भारत में राष्ट्रपति शासन निम्न में से किन आधारों पर लगता है, इस पर विचार करना है आपको। 356 राष्ट्रपति शासन, मतलब कि दूसरा वाला 356 में लग रहा है, राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, बिल्कुल देता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आर्टिकल 365 कहता है, 365, जब भी कोई राज्य केंद्र और किसी भी दिशा में, ठीक है, से किसी भी दिशा का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह सुनिश्चित करना कानूनन उचित होगा कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दे, बिल्कुल सही है। 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। 365 ये बोलता है कि अगर 365 आर्टिकल जो है वो ऐसा बोलता है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों, मतलब कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र की सरकार का पालन नहीं कर रही है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि राज्य का क्या कर्तव्य है कि वो केंद्र को अपना काम ठीक से करने दें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, बिल्कुल ही अलग तरह से चल रहे हैं, तो फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मतलब कि ये वाला आर्टिकल अगर फेल हो रहा है, ठीक है, तो फिर इससे आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा, केवल एक, यहाँ पे सिर्फ एक में केवल एक, दो नहीं ऐसा लिखा हुआ था, एक और दो दोनों, ठीक है। तो दोनों ही, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी, मतलब कि 352 पहली वाली। नेशनल इमरजेंसी के जल्द लागू होने को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ का टाइम होता है, बाकी दोनों में 2 मंथ का टाइम होता है। नेशनल इमरजेंसी में पहले 2 मंथ का टाइम था, बाद में इसको चेंज करके 1 मंथ कर दिया गया, ठीक है, ओके। राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा के मामले में संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना है, तो राष्ट्रपति कितने समय तक इसको जारी रखेंगे। तो राष्ट्रपति शासन लग रहा है और संसद के दोनों सदन इसको हाँ कर रहे हैं, तो क्या 12 महीने तक, 2 महीने तक, 6 महीने, एक बार में 6 महीने तक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार में कितने मंथ तक, 6 मंथ तक कर सकते हैं, और उसके बाद मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हैं, 3 इयर्स तक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। निम्न में से कौन सी मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खुद समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, खुद समाप्त नहीं होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला वाला 352, इसमें समाप्त है, बाकी में नहीं। तो यहाँ पे जो 352 के अंतर्गत 20 और 21 कभी खत्म नहीं होंगे,
तो दोनों के दोनों नहीं। 19 तो खुद ही खत्म हो जाता है, बाकी सारे राष्ट्रपति कर देते हैं, करना चाहे तो, ठीक है। ओके, 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते। अच्छा, एक और मैंने बताया था फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, सैलरी कम होती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह उनकी सैलरी कम होती है। यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट को हम छोड़ देना, बाकी सबकी सैलरी कम हो जाती है, ठीक है। आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज और आपके क्या है, इन सबकी सैलरी भी जनरली कभी कम नहीं होती इनकी सैलरी टाइम ड्यूरेशन के टाइम पर इनकी, लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल लग रहा है तो इनकी सैलरी कम हो जाती है, सिर्फ प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी सबकी कम हो जाती है, ठीक है, कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकारों को युद्ध और बाहरी आक्रामकता के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खत्म हो जाते हैं। 19 खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। अभी पढ़ा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता, बिल्कुल इसमें नहीं किया जाता है। दो तरह का लगता है ना आपका, बाहरी आक्रमण और युद्ध हो रहा है तब ये खत्म हो जाएगा, और सशस्त्र विद्रोह के टाइम पर इसको खत्म नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि अंदर ही हो रही है आपकी। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने पर 19 जो आर्टिकल 19 है वो फिर से आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, तो ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के आदेश के बाद निरस्त होते हैं, नहीं भाई खुद ही निरस्त हो जाते हैं, तो यही गलत है। इसका मतलब ये भी आंसर है, खुद ही हो जाते हैं। बाकी 20 और 21 को छोड़कर बाकी को राष्ट्रपति करते हैं निलंबित, लेकिन इन सभी को राष्ट्रपति नहीं करते, 19 को राष्ट्रपति नहीं करते, खुद ही निरस्त हो जाता है, ठीक है।